पार्ट हमारा रह गया है वो है स्प्लिटिंग ऑफ S2 साउंड। ठीक है, S2 साउंड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एओर्टिक कंपोनेंट होता है और पल्मोनरी कंपोनेंट होता है। ठीक हो गया, ये हमारे S2 के कंपोनेंट्स होते हैं और इनके क्लोजर की वजह से जो है ये आ रही होती है साउंड। ठीक है, अब हमने स्प्लिटिंग डिस्कस करनी है तो A2 कंपोनेंट सबसे पहले आता है क्योंकि वो जल्दी क्लोज होता है और P2 बाद में आता है थोड़ा सा, लेकिन वो एक ही साउंड हमें नॉर्मली फील हो रही होती है। ठीक है, और S2 जो होती है वो एक ही साउंड होती है, डुब। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें हमारी स्प्लिटिंग हो जाएगी और जो है या तो एओर्टिक कंपोनेंट बहुत जल्दी आ जाएगा और पल्मोनरी कंपोनेंट जो है वो या तो डिले हो जाएगा। इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि वो हमारी जो है नॉर्मल जो स्प्लिटिंग है जो नहीं होनी थी वो हो जाती है। ठीक है, अब कौन सी ऐसी कंडीशन है जो नॉर्मली हमारे अंदर स्प्लिटिंग चल रही होती है? अगेन रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि जो राइट हार्ट होता है उसमें इंस्पायरेशन में जो वीनस रिटर्न है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ये वाला राइट हार्ट के जो वॉल्व होगा ये लेट क्लोज होगा। ठीक है, लेट क्लोज होगा। तो इस वजह से अगर हम A2 और P2 की बात करें तो लेट क्लोज होने की वजह से P2 कंपोनेंट जो है वो आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसी के इंस्पायरेशन में बात करें तो इंस्पायरेशन में क्योंकि लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर रहे होते हैं और हमारी जो लंग्स की वेजल्स होती हैं वो भी एक्सपैंड कर जाती हैं, उनके अंदर ब्लड रुक जाता है, जिसकी वजह से वो जो है लेफ़्ट हार्ट पे ब्लड जो है वो कम जाता है, कम जाएगा। तो जितना कम ब्लड होगा उतनी जल्दी हमारा एओर्टिक कंपोनेंट क्लोज़ हो जाएगा, मतलब एओर्टिक वॉल्व उतनी जल्दी क्लोज़ हो जाएगा, तो अर्ली A2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्प्लिटिंग चल रही होती है इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन में जो है स्प्लिटिंग इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें, एक्सपायरेशन में क्या हो रहा होता है कि वीनस रिटर्न टू द राइट हार्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी जो है वो क्या हो जाएगा? पल्मोनरी क्लोजर जल्दी हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी जो वॉल्व है वो जल्दी क्लोज हो जाएगा, लेकिन जो लेफ़्ट हार्ट होगा उसमें क्या होगा कि लंग्स क्योंकि एक्सपायरेशन में जो है वो मतलब कोलैप्स कर रहे होते हैं, मतलब कि वो थोड़े से मतलब एक्सपैंड नहीं कर रहे होते। वो अब जो वेसल्स होंगी उनमें से ब्लड जो है वो आना शुरू हो जाएगा हमारे लेफ़्ट हार्ट में, और जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतनी डिलेड क्लोजर होगा A2 का, तो A2 कंपोनेंट जो है वो डिले हो जाएगा। तो एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है? एक्सपायरेशन में A2 और P2 जो है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है, और इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था कि मैंने आपको बताया कि वो A2 और कंपोनेंट जो P2 कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि इंस्पायरेशन में स्प्लिटिंग होती है और एक्सपायरेशन में स्प्लिटिंग नहीं होती नॉर्मली। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो नॉर्मल हमारे अंदर भी चल रहा होता है। इसके अलावा इम्पीडेंस का भी एक रोल होता है कि हैंग आउट टाइम जो है वो जो है इंक्रीज़ हो जाता है। उसमें इम्पीडेंस में यही होता है कि जो है ना डिलेड क्लोजर होता है। इम्पीडेंस जो है वो जितनी कम होगी, ठीक है, उतना जो है वो कम उतना डिलेड क्लोजर होगा। ठीक है, जितना डिलेड क्लोजर होगा उतना वो इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, इसमें दरअसल ये होता है, इसका थोड़ा-सा ये आपको आइडिया दे देती हूँ। देखिए जो इंस्पायरेशन थी उसमें लंग्स के अंदर जो है वेसल्स एक्सपैंड की थी, ब्लड उनमें रुक गया हुआ था। लेफ़्ट हार्ट पे वापस नहीं आ रहा था, तो ब्लड जो है वो यहाँ पे कम होगा ना, प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा। जितना प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा। तो वो जो एक हैंग आउट टाइम होता है जिसमें ब्लड ने बैक फ्लो करना होता है और वॉल्व्स को क्लोज़ करना होता है, उसकी वजह से भी वॉल्व जो है वो डिले क्लोज़ होता है। ठीक है, तो एक तो वो डिले क्लोजर हो रहा था इंस्पायरेशन में रेस्पिरेशन की वजह से, और दूसरा ये कि इम्पीडेंस भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा एक इम्पीडेंस का भी रोल आ जाता है। बस ये आपने याद रखना है कि इंस्पायरेशन में जो है वो स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और एक्सपायरेशन में स्प्लिटिंग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सपायरेशन की तो उसमें कैसी साउंड आएगी? लुब डुब लुब डुब लुब डुब, इस तरह से। ठीक है, जल्दी-जल्दी आ रही होगी। डुब जो है वो डुब भी आएगी, लेकिन अगर इंस्पायरेशन की बात की जाए तो उसमें कैसे आएगी? लुब डुब लुब डुब लुब डुब। ठीक है, इस तरह से डूब जो है वो डुब नहीं होगा, डूब होगा, थोड़ा-सा ऐसे हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हमने इसकी पैथोलॉजी डिस्क्राइब करनी है। अब पैथोलॉजी जो है वो हमारी होती है 4 तरह से। ठीक है, ये आपकी बेड साइड में भी है कि किस तरह से है। अब हम इसमें जो है ना 4 इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, जो आपकी बेड साइड में भी बने हुए हैं। 4 हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और ये वाली हमारी कौन सी होती है? S1 साउंड होती है, ये S2 साउंड होती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं S1 और S2 साउंड्स। S1 साउंड की हम बात नहीं करेंगे, वैसे आपको ये पता है कि S1 और S2 के दरम्यान में सिस्टली चल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले एक नॉर्मल केस होगा, एक वाइड केस होगा। ठीक है, एक हमारा होगा कौन सा? फिक्स्ड केस होगा। ठीक है,
और एक हमारा होगा पैराडॉक्सिकल या रिवर्सल केस होगा। ठीक है, ये 4 केसेस हो गए। फिर हम बात करते हैं अपने S2 साउंड की एओर्टिक और पल्मोनरी कंपोनेंट में। नॉर्मली क्या हो रहा है एक्सपायरेशन में, यहाँ पे हम एक्सपायरेशन कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इंस्पायरेशन कर लेंगे, ठीक है, ई और आई, ये हो गया। फिर हम ये वाला कलर ले लेते हैं, वाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एक्सपायरेशन में नॉर्मली क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि एओर्टिक और पल्मोनरी कंपोनेंट्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और इंस्पायरेशन में क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। वाइड में क्या हो रहा है, वाइड में अगर हम बात करें, ठीक है, वाइड में क्या हो रहा है कि वो वाइड हो रहे हैं, मतलब एक्सपायरेशन में भी वाइड हो रहा है और इंस्पायरेशन में भी वाइड हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इंस्पायरेशन में ज़्यादा वाइड हो रहा है, एक्सपायरेशन में थोड़ा वाइड हो रहा है। फिक्स्ड में क्या होगा कि फिक्स्ड में भी वाइड ही हो रहा होगा, लेकिन इक्वी डिस्टेंट होगा, ठीक है। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इतना डिस्टेंस हो रहा है, लेकिन एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों में वाइड हो रहा है, ठीक है। फिक्स्ड मतलब दोनों फिक्स्ड है। और रिवर्सल में क्या होगा कि पल्मोनरी कंपोनेंट हमने वाइड से ड्रॉ किया हुआ है, पल्मोनरी कंपोनेंट पहले आ जाएगा, एओर्टिक कंपोनेंट बाद में चला जाएगा, ठीक है। और जो है हमारा जो पल्मोनरी कंपोनेंट है वो पहले आ जाएगा और एओर्टिक कंपोनेंट बाद में चला जाएगा, ठीक है। और जो हमारी इसकी इंस्पायरेशन की केस होगा, उसमें अगर हम ड्रॉ करें रिवर्सल का, तो उसमें क्या होगा कि कोई स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, ठीक है, मतलब रिवर्सल हो जाएगा। नॉर्मली तो ये होता है ना एक्सपायरेशन में स्प्लिटिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक्सपायरेशन में स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक है, एक्सपायरेशन में बिल्कुल वो क्लोज आ जाएंगे। तो अब हमने ये कॉजेज़ इनके मतलब बताना है कि किस क्यों ऐसे होता है कि नॉर्मली इस तरह होगा, वाइट में इस तरह होगा, ठीक है। तो नॉर्मल की तो हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हमने बात करनी है जो हमारी वाइड है। वाइड में क्या हो रहा था, इंस्पायरेशन की बात की जाए तो ब्लू हम बना लेते हैं अपना एओर्टिक कंपोनेंट, और ग्रीन हम बना लेते हैं अपना पल्मोनरी कंपोनेंट। तो वाइड में क्या हो रहा था, एक्सपायरेशन में भी जो है वो वाइड हो रहा था और इंस्पायरेशन में ज़्यादा वाइड हो रहा था, ठीक है। मतलब कि ये एओर्टिक कंपोनेंट है, ठीक है, और ये पल्मोनरी कंपोनेंट है, वाइड दोनों में हो रहा है, जो कि एक्सपायरेशन में भी नहीं होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन इंस्पायरेशन में ज़्यादा वाइड हो रहा है और एक्सपायरेशन में कम वाइड हो रहा है, ठीक है। ये हमारा है वाइड, ठीक है। वाइड कैसे होगा, अब खुद सोचें कि जब या तो एओर्टिक कंपोनेंट बहुत जल्दी आ गया है या पल्मोनरी जो कंपोनेंट है वो डिले हो गया, ठीक है, इसी वजह से वाइड होगा ना। तो अब हमने बात करनी है डिलेड पल्मोनरी, ठीक है। कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो हमारा पल्मोनरी कंपोनेंट होता है वो डिले होता है, ठीक है। पल्मोनरी कंपोनेंट जो है वो यहाँ था ना, मतलब कि यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व की क्लोज़र की वजह से, ठीक है। तो पल्मोनरी वॉल्व कब डिले होगा, जैसे हम ट्राइकस्पिड में देखा था कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। हमने जो है वो S1 में भी देखा था कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जितनी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो जो राइट वेंट्रिकल होगा वो उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, राइट वेंट्रिकल का बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, राइट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा, डिसफंक्शन हुआ हुआ है, ख़राब हुआ हुआ है, या पल्मोनरी स्टेनोसिस हुई हुई है, ठीक है, इन सब में क्या होगा कि पल्मोनरी वॉल्व क्लोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी वॉल्व जो है वो क्लोज होगा ना, मतलब वेंट्रिकल काम करेगा तो पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होगा ना। तो जो है वो और डायस्ली स्टार्ट होगी, मतलब कि राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या पल्मोनरी स्टेनोसिस है, तो उतनी डिलेड क्लोजर होगा पल्मोनरी वॉल्व का और वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से एक्सपायरेशन में भी जो है ना इसी तरह आएगा। फिर अर्ली P2, अर्ली A2 की कब होगी, अर्ली A2 कब होगा, अर्ली मतलब कि अब एओर्टिक वॉल्व जल्दी क्लोज हो रहा है, ठीक है। जल्दी कैसे क्लोज होगा, फॉर एग्जांपल आपका आ जाता है वेंट्रिकुलर, आपका जैसे हम बात करें वेंट्रिकुलर जो है ना कोई भी प्रॉब्लम, जैसे हमने उसमें बात की थी कि वेंट्रिकल में कोई ऐसा है डब्ल्यू, फॉर एग्जांपल वुल्फ पार्किंसन, ठीक है, पार्किंसन जो है ये वाला हमारा केस होता है जिसमें जो वेंट्रिकल होता है वो प्री मेच्योर कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो कंट्रैक्ट फर्स्ट करता है बिकॉज ऑफ द वो डीपोलराइजेशन उसकी पहले हो जाती है, ठीक है, मतलब उसी तरह के ऐसे नोड जनरेट नहीं कर रहा, खुद ही कंट्रैक्ट करता जा रहा है, तो जितनी जल्दी वो करेगा तो उतनी जो है ना जल्दी हमारा A2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में वेंट्रिकल के दरम्यान में डिफेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से डिलेड
सॉरी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, तो सारा जो ब्लड है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होगा कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल का ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, तो उतनी जल्दी जो है क्योंकि ब्लड यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, जितनी जल्दी एम्प्टी होगा उतनी जल्दी जो है ना हमारा एओर्टिक जो वॉल्व है वो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो है ना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और इसके अलावा माइट्रल रीगर्गिटेशन में क्या हो रहा है कि जो ब्लड है ना वो वापस जा रहा है, ठीक है, वापस जा रहा है यहाँ से, और जितनी जल्दी ब्लड यहाँ पे वापस जाएगा माइट्रल रीगर्गिटेशन में, उतनी जल्दी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड खत्म होगा, वो अपने काम से फारिग होगा, तो एओर्टिक कंपोनेंट मतलब एओर्टिक वॉल्व बंद हो जाएगा। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में भी वही है कि वो जल्दी हाली हो रहा है, वेंट्रिकुलर माइट्रल रीगर्गिटेशन में भी यही कि वो जल्दी हाली हो रहा है। और जो हमने बात की है कि वुल्फ पार्किंसनिज्म में क्या हो रहा है कि पार्किंसन सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि जल्दी कंट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो है एओर्टिक कंपोनेंट जल्दी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी हमारी हो जाती है वाइड केस में, ठीक है। अब जो फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड उसका बहुत मज़े का केस है। फिक्स्ड में क्या हो रहा था कि दोनों जो हैं इंस्पायरेशन में भी एक्सपायरेशन में भी दोनों वाइड हैं और इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट कैसे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक एग्जांपल आती है वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ये हमारा एट्रिया थे और ये हमारे नीचे वेंट्रिकल्स थे, ठीक है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर हम इंस्पायरेशन करेंगे, इंस्पायरेशन में, ठीक है, यहाँ से ब्लड ज़्यादा आएगा, ठीक है, और इंस्पायरेशन में क्या होगा, यहाँ से ब्लड जो है वो ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 एरोज़ हैं तो यहाँ से ब्लड जो है वो कम आएगा इंस्पायरेशन में, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 एरोज़, 2 ऑन द राइट साइड, 1 ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है जो पल्मोनरी कंपोनेंट है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना, उसको ज़्यादा ब्लड आ गया, तो इस वजह से, ठीक है। लेकिन वाइड हो जाएगा, वाइड तो होगा ही होगा, ठीक है, इंस्पायरेशन, क्योंकि पल्मोनरी कंपोनेंट जो है वो डिले हो गया। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपायरेशन की, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, यहाँ से ब्लड जो है वो कम आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ से क्योंकि ब्लड जो है वो एक्सपायरेशन में यहाँ पे लेफ्ट में ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 2 एरोज़ हो जाएंगे, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 1 + 2 3 था, यहाँ पे भी 1 + 2 3 था। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि दोनों में क्या हो रहा है कि एक तरफ से जो है इंस्पायरेशन में जो है वो राइट से ज़्यादा आ रहा है ब्लड, और एक्सपायरेशन में लेफ़्ट से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वो इक्वल हो जाएगा, स्प्लिटिंग होगी तो वो इक्वल हो जाएगी। इस वजह से फिक्स्ड जो होता है ना उसमें सेम आता है। फिर होता है पैराडॉक्सिकल जो होता है, इसको हम रिवर्सल भी कहते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया कि पल्मोनरी कंपोनेंट जो है वो एओर्टिक कंपोनेंट से पहले आ जाएगा, ठीक है, जो है एक्सपायरेशन में। और अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें तो जो है ना उनकी वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। तो इसमें ये हो रहा है कि जो पल्मोनरी कंपोनेंट है वो एओर्टिक से पहले आ गया, मींस कि एओर्टिक में कोई मसला है जिसकी वजह से वो डिले क्लोज हो रहा है। पल्मोनरी कंपोनेंट जो है ना वो फिर भी ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ना उसका लेफ़्ट वेंट्रिकल बंडल ब्रांच ब्लॉक है, जैसे हमने राइट वेंट्रिकल का डिस्कस किया था, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल का बंडल ब्रांच ब्लॉक है, या वहाँ पे इस्कीमिक जो है ना हमारा वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारा इस्कीमिक हुआ हुआ है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा, और उस वजह से जो है ना डिलेड A2 हो गया, कि वो इतना डिले हो गया कि P2 के बाद चला गया। और इंस्पायरेशन में क्या होगा कि जो है उसी तरह जो हमारा राइट वेंट्रिकल होगा, ठीक है, राइट एट्रिया होगा, वहाँ पे ब्लड जो है वो ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है, उसकी वजह से पल्मोनरी कंपोनेंट जो है वो डिले हो जाएगा थोड़ा सा, जिसकी वजह से वो एओर्टिक के साथ जाके मिल जाएगा इंस्पायरेशन में, और वो एक ही साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये स्प्लिटिंग का हमने फर्स्ट सेकंड हार्ड साउंड का देख लिया कि यूजुअल स्प्लिटिंग जो है वो हमारी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में कैसे होती है, ठीक है। और फिर हमारी जो फिक्स्ड स्प्लिटिंग होती है वो हमने देख ली, रिवर्स स्प्लिटिंग देख ली, ठीक है, और उसके कॉजेज़ भी इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपने देख लेने हैं। ये देखें, ये वाला जो है यहाँ पे एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के दौरान जो चेंजेस आ रही होती हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। टेबल भी बना हुआ है, ये भी आपने देख लेना है। इसके बाद अगर हम इनकी साउंड्स की बात करें तो यूजुअल स्प्लिटिंग में कैसे होती है, लुप डुप लुप ड्रूप, ठीक है, और फिक्स स्प्लिटिंग में कैसी होगी, लुप ड्रूप लुप ड्रूप, दोनों में सेम होगी, ठीक है। अगर हम वाइड की करेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा, लुप ड्रूप लुप ड्रूप, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि वो इंस्पायरेशन में ज़्यादा हो जाएगी। और रिवर्स में क्या होगा कि उसी तरह लुप ड्रूप और लुप डुप,
ठीक है, इस तरह से ये होगी। इफ़ेक्ट ऑफ पोस्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मर्मर्स होते हैं माइट्रल स्टेनोसिस के, वो हम लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे पेशेंट को लेटाते हैं और फिर सुनते हैं। ठीक है, जो पल्मोनरी और एओर्टिक कंपोनेंट्स के जो रिगर्गिटेशन के मर्मर्स होते हैं वो हम पेशेंट को बिठा के सुनते हैं। ठीक है, फिर ज़्यादा हमें सुनाई देते हैं। तो मर्मर्स ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस के लिए हमने क्या करना है, पेशेंट को हमने जो है लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे लेटाया। ठीक है, और उसमें चार चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहले लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे पेशेंट को लेटाया। ठीक है, फिर उसको हमने साथ में क्या किया कि एपेक्स के ऊपर उसकी जो है ना हमने रखी अपना डायाफ्राम। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, थर्ड चीज़ के कैरोटिड आर्टरी को हमने साथ में पैल्पेट करना है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि S1 के साथ जो आएगी वो जो कैरोटिड के साथ आएगी वो S1 है, तो उसको हमने साथ पैल्पेट करना है। और चौथा ये कि हमने पेशेंट को करना है कि आप एक्सपायरेशन करें, क्योंकि एक्सपायरेशन में जो लेफ़्ट साइड के मर्मर्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चार चीज़ें जो आपने माइट्रल स्टेनोसिस के मर्मर सुनते हुए जो है ना करवानी है। ठीक है, एक्सपायरेशन में वही मैंने आपको बताया था कि कमांड देनी है कि सांस बाहर निकालें, रोक लें। ठीक है, इस तरह से। और ये हमने देख लिया, पेरिकार्डियल रब भी हमने कर लिया हुआ है। रूई का ये होता है कि जो मर्मर्स आउटसाइड द हार्ट होते हैं ना, दूसरी चीज़ों के वो होते हैं, इनको जस्ट आपने रीड करना है फॉर द वाइवा वगैरह। ये जो चीज़ें इनको जस्ट एक दफ़ा रीड कर ले, ऑलमोस्ट हमारा मतलब चैप्टर हो गया है। बस ये जो साइंस ऑफ रूमेटिक एंड कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है ना, कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं, ये हम जो मेडिसिन का कार्डियोलॉजी का चैप्टर होगा ना उसके साथ कवर कर लेंगे। और यही साउंड्स के रिलेटेड था। आई होप कि आपको जो है साउंड्स का क्लियर हुआ होगा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट की चीज़ें थी। बेड साइड ऐसे नॉर्मली पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आती जब तक आपको कंसेप्ट ना हो जाए। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर हो गया है। तो जो चीज़ें आपकी रह भी गई हैं तो वो इंशाल्लाह हम मेडिसिन का जब कार्डियोलॉजी का चैप्टर करेंगे ना तो उसके साथ ही कवर कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।